माँ गायत्री आपको एवं आपके पूरे परिवार को सुखी जीवन प्रदान करें। आशा करते हैं कि आप पूरे परिवार सकुशल पूर्वक होंगे। हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत जल्द हमारे द्वारा पूर्ण प्रारंभिक स्तर से कुंडली फलादेश तक के लिए नई कक्षा का भी शुभारंभ होने वाला है। यदि आप हमारे कक्षा में नियमित रूप से शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। एवं यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। आइए चलते हैं, आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। का उपयोग हम लोग कैसे करें, यानी कि दशा का उपयोग उपयोग कैसे करें। घटनाओं के समय के निर्धारण के लिए दशाओं का ही तो उपयोग करते हैं ना, जन्म कुंडली जी में। गुरु जी। जी। अब प्रश्न चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, प्रश्न होगा कि विवाह कब होगी, नौकरी कब मिलेगा, संतान कब होगा, विदेश यात्रा कब जाएंगे, हमारा घर कब बनेगा, आय में मजबूती कब आएगी, भाग्योन्नति कब होगा। इसी प्रकार के ढेर सारे सवाल आते रहते हैं, आए दिन आते हैं, नहीं आते हैं। आते हैं गुरु जी। तो आज की कक्षा में इसी विषय वस्तु से संबंधित हम लोग कुछ प्रारंभिक जो सामान्य सा नियम है उस नियम को समझने का प्रयास करेंगे। समय के निर्धारण के लिए मुख्य रूप से हम लोगों को दशा, यानी कि जिसे ग्रहों का महादशा कहा जाता है, महादशा को हम लोग दशा भी बोल लेते हैं, दशा। उसके बाद में अंतरदशा, उसके बाद में प्रत्यंतर दशा कभी कभी हम लोग जाते हैं, उतने नहीं जाते। उसके भी नीचे होता है सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, तो उतना तक नहीं जाते हैं। एक्यूरेट समय कुछ अंतर होता रहता है। हालांकि बड़े बड़े विद्वान लोग प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा तक फलादेश करते हैं। हम लोगों को सीखने का प्रयास करना चाहिए। तो हम लोग आज की कक्षा में यही 3 दशाओं तक जाएंगे। अब आप लोग नोट कर लीजिए कि यदि आपकी शादी हुई है तो किस तारीख को हुई थी, और उस रोज उस समय किस ग्रह की दशा चल रही थी, किस ग्रह की अंतरदशा था, किस ग्रह की प्रत्यंतर दशा थी। समय के निर्धारण में हम लोग इन्हीं दशाओं का, कोई भी विषय वस्तु का फल, चाहे शादी कब होगी, नौकरी कब मिलने की संभावनाएं हैं, या संतान कब होने की संभावनाएं हैं, हमारा विदेश यात्रा कब होगा, इन सभी चीजों के लिए हम लोग समय के निर्धारण के लिए ग्रहों की दशाओं, अंतरदशाओं का उपयोग करते हैं। कभी कभी प्रत्यंतर दशाओं का भी हम लोग उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर कई नियम आ जाते हैं, आप लोग पहले उस नियम को समझ लें। एक भावस्थ ग्रह, यानी कि जिस भाव का हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उस भाव में बैठे हुए ग्रह, उसको भावस्थ ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भावस्थ ग्रह। दूसरा नियम है भावेश। भाव पर ग्रह की दृष्टि, यानी भाव पर शुभ दृष्टि। चौथा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भावेश किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। जिस भाव का हम लोग विचार कर रहे हैं उस भाव के स्वामी जो भी हैं उनके नक्षत्र में कोई दूसरा भी ग्रह है क्या? तो भावेश के नक्षत्र में बैठा हुआ कोई ग्रह, जिस समय शादी हुई या जिस समय जिस घटना का निर्धारण करना है कि हाँ नौकरी फलाने समय में मिलने की संभावनाएं हैं या विवाह फलाने समय में होने की संभावनाएं हैं, अगर हम लोग आकलन करते हैं भविष्य की बातों को, तो उस समय के गोचर को भी जरूर देखना चाहिए। कम से कम देवगुरु बृहस्पति के गोचर का तो जरूर ख्याल करें। यहाँ पर हमने जो दिया है यह देवगुरु बृहस्पति के जिस समय की घटना की हम चर्चा करने वाले हैं उस समय
यह देव गुरु बृहस्पति यहाँ पर गोचर कर रहे थे 3 नंबर की राशि में। शनि एवं राहु देव तीसरे भाव में गोचर कर रहे थे, सूर्य देव 8वें भाव में गोचर कर रहे थे, हमने वह लिखा है। 5वां सूत्र है कि गोचर में उस वक्त भाव या भावेश पर शुभ ग्रह शुभ दृष्टि हो गई एवं गोचर में भी दृष्टि भाव एवं भावेश पर, गोचर में शुभ दृष्टि भाव या भावेश पर, यह भी होना आवश्यक। और भी बातें होती है। जिस समय फल का हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं उस वक्त उस समय संबंधित भाव ये और लगने से दोनों ही, क्योंकि जिस भाव का हम लोग फलादेश करने जा रहे हैं घटना का, हम लोगों ने 2 वर्ष के बाद में बतला दिया कि हाँ जी लाभ मिलने की संभावनाएं हैं, दशाएं सब अनुकूल है। अगर यहीं शनिदेव हो गए, 7वें भाव की ही बात हो गई, तो शनिदेव लंबे दिन तक अस्त रहते हैं, नीच रहते हैं। तो कम से कम अगर मेष राशि में शनिदेव हो गए यहाँ पर, जैसे उदाहरण स्वरूप यहीं पे है, और गोचर में भी शनिदेव यहीं पे नीच के आ गए, और मान के अनुसार भी वह नीच नवमांश में भी हो या उच्च के ही हो, यहीं पे गोचर कर रहे हो और स्थितियां अच्छी ना हो, यानी कि नवमांश में अंशात्मक मान के अनुसार वह नवमांश में गोचर कर रहे हो नवमांश में, तो फिर नहीं होगा। यानी कि भाव के स्वामी और लग्नेश इन दोनों में से कोई भी एक नीच का न हो या अस्त न हो उस समय के लिए। और भी चीज है, अवेश से युक्त 7वां, भावेश से युत या दृष्ट। यहाँ पर युत का मतलब यह हुआ परस्पर है एक ही भाव में। जैसे कि अगर 7वें करें तो 7वें भाव के स्वामी शनिदेव हैं, शनिदेव गुरु से युत है, तो भाव से युत, भावेश से युत या परस्पर संबंध। अब यहाँ पर देव बुध देव एवं चंद्रदेव, यह जो लाल रंग से लिखा हुआ है के समय का यह ग्रह है, और जो ब्लू रंग या काले रंग से आप लोगों को जो दिखलाई दे रहा है यह गोचर का है। तो हम लोगों को इन ग्रहों को लेना है कि जो भावेश से जो ग्रह युत हैं, संबंध बना रहे हैं परस्पर, उन ग्रहों का। ये नहीं कि केवल भावेश जिस ग्रह को देख रहा है, अगर मान लीजिए कि भावेश 10वीं दृष्टि से केतु को देख रहा है तो केतु ले लेंगे, केतु भी अगर शनि को देखता है तो केतु को लेंगे। यानी कि परस्पर स्थिति बन रही हो, तो अगर परस्पर स्थिति बनती है तो दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। परस्पर संबंध बनता है तो एक दूसरे से दूसरे का क्या होते हैं, पूरक हो जाते हैं एक दूसरे के। युति या परस्पर संबंध हम कह सकते हैं। यह बातें यहां तक आ गई। और भी सूत्र हैं 1-2 जो सामान्यतः हम लोग फलादेश में लगाते हैं। अब इन चीजों को आप लोग अपने अपने कुंडली में आधार, हम लोग सप्तम भाव को ही ले लेते हैं, फिर इन्हीं सूत्रों को आप लोग किसी दूसरे भाव पर जब भी फल प्राप्ति की बात आती है, आकलन करने की बात आती है, तो आप लोग अपने ही जीवन पर पहले अपने कुंडली पर लगाकर देखिएगा। यदि आप लोगों को यह सूत्र समझ में आता है तो हम किसी को सुझाव देने के, एक जो होता है कि जब हम अपने ऊपर में सूत्र को परख लेते हैं तो बड़े विश्वास के साथ सामने वाले को या दूसरे को हम परामर्श या सुझाव देते हैं। क्या अभी तक की जितनी बातें हुई आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आया या समझने में समस्याएं कहीं? जी सर, आ गया। आ गया। तो आप लोग अपने अपने कुंडली के
यही सप्तम भाव को ही आधार मान लेना है। तो आप लोग भी लिखिए, भावस्थ ग्रह यदि आप लोगों के कुंडली के 7वें भाव में यदि कोई ग्रह है, उस ग्रह का नाम लिख लीजिए। जिसके कुंडली में 7वें भाव में कोई ग्रह नहीं है वह कुछ लिखेगा, जैसे कि यहाँ 7वें भाव में कोई ग्रह नहीं, हमने यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर 11 नंबर की राशि है। यदि आपके कुंडली में जो भी राशि हो यहाँ से देख सकते हैं, यदि 1 या 8 तो मंगल देव हुए भावेश, सप्तम भाव के 2 या 7 है तो शुक्र देव आपके भाव सप्तम 3 है तो 4 नंबर की राशि, 5 तो सूर्य, 9 या 12 है तो गुरुदेव, 10 या 11 है तो शनिदेव। यहाँ पर 11 नंबर की राशि है, इसलिए इस कुंडली में भावेश कौन से हुए, शनिदेव। भाव पर शुभ दृष्टि, शुभ दृष्टि में कौन कौन से ग्रह आते हैं, तो शुभाग्रह में जो भी नैसर्गिक शुभाग्रह है उन सभी को ले लेंगे। यहाँ पर नैसर्गिक शुभाग्रह देव बृहस्पति भी है, लेकिन दृष्टि सप्तम भाव पर नहीं पड़ रही है, तो क्या हम इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को ले लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि भाव पर शुभाग्रह की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की नहीं है तो नहीं लेंगे। शुक्र की दृष्टि पड़ रही है तो शुक्र को ले लेंगे। तो यहाँ पर भाव पर शुभ दृष्टि किस ग्रह की पड़ रही है उस ग्रह का भी नाम लिख लेंगे, शुक्र। अब यहाँ पर देखा जाए भावेश किस नक्षत्र में है, तो यहाँ पर शनि देव है। शनि देव का अंशात्मक मान यहाँ ही लिखा गया है, हालांकि मेष राशि में हमारे पास में यह है, तो शनि का अंशात्मक मान इस कुंडली में 21 कितना है, 2152 है शनि देव का अंशात्मक मान 2152। तो यह किस नक्षत्र में हो गए हम लोग वैसे भी समझ सकते हैं। मेष राशि में 2152 है, यानी कि मेष राशि के कौन सा नवमांश हुआ, 7वां नवमांश हुआ ना जी, हाँ जी, 7वां तुला हो गया। तो 7वां नवमांश हो गया मेष राशि, हाँ मेष राशि में शनिदेव है, 7वें नवमांश में है। तो एक राशि में कितने नवमांश होते हैं, 4 नवमांश होते हैं एक नक्षत्र में। एक नक्षत्र के पास में 4 नवमांश होता है। एक राशि में 9 नवमांश होते हैं और एक राशि में 2.25 नक्षत्र होता है। यहाँ पर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह 9 नक्षत्र के चरण होते हैं। जो 9 नक्षत्र के चरण से एक राशि बनती है, तो एक नक्षत्र 4 चरण का होता है, तो यह मेष राशि में यह इस 4 में तो नहीं है, 5 6 में भी नहीं है, 7वें में है। तो यह 7वां जो चरण हुआ अश्विनी भरणी में हुआ, भरणी में हुआ कि नहीं होगा, जी सर, भरणी का तीसरा चरण। तो यह शनि का हो गया। लेकिन यह जो है हम लोग अभी उल्टा चल रहे हैं, समझना क्या है। हमने कहा यहाँ पर लिखा हुआ है कि भावेश के नक्षत्र में बैठा हुआ, तो भावेश किस नक्षत्र में है गोचर कर रहा उसको नहीं देखना है, भावेश कौन सा है तो शनि है। यहाँ पर अगर उस सूत्र से आ जाएंगे तो अश्विनी के बाद में भरणी नक्षत्र में अभी भावेश गोचर कर रहे हैं, लेकिन भरणी नक्षत्र क्या भावेश का है, तो भरणी नक्षत्र भावेश का नहीं है, भरणी नक्षत्र शुक्र देव का है। यहीं पे हम लोग गलत हो जाएंगे। तो भावेश का जो नक्षत्र है, तो शनि का नक्षत्र कौन होता है, शनि का नक्षत्र पुष्य अनुराधा और उत्तर भाद्रपद। इसी प्रकार से अन्य ग्रहों का भी आप लोग देख सकते हैं, वह चार्ट पहले से भी हम लोगों ने अध्ययन किया है, या किस ग्रह के कौन से नक्षत्र होते हैं वह आप देख सकते हैं। यही लघु पराशरी पूजा के शुरू के कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ इस उदाहरण कुंडली में एक राहु देव ही ऐसे हैं जो भावेश के नक्षत्र में है। भावेश के नक्षत्र में सिर्फ राहु देव है, दूसरे कोई नहीं है। राहु देव का अंशात्मक मान 1533 है इस कुंडली में, राहु देव का अंशात्मक मान 1533 है, दूसरे जगह लिखते हैं 1533।
15-33 की है कर्क राशि में है, तो कर्क राशि में 15-33 का मतलब हुआ पांचवा नवमांश। कर्क राशि का पांचवा नवमांश कौन सा होता है? पुख्य नक्षत्र का होता है। कर्क राशि का पहला नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र का होता है, उसके बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा एवं पांचवा जो नवमांश होता है वह शनि का नवमांश होता है। तो राहु देव शनि की नक्षत्र में है। आप लोग अपने में देख सकते हैं कि आपके भावेश के जो नक्षत्र बनते हैं उस नक्षत्र में कौन से ग्रह हैं, सारणी से पता चल जाएगा। इतना तो कम से कम आप लोगों को ज्ञान है। तो भावेश के नक्षत्र में बैठे हुए ग्रह राहु हो गए। अब इसके बाद में यहां पर गोचर में शुभ दृष्टि, तो यह तो जब शादी होगी, घटना होगी तब की बात है। जब हम घटनाओं का निर्धारण करेंगे तब बात हो। भाव भावेश उस समय, मैंने भाव के स्वामी या लग्नेश उस समय, जिस समय हम घटना का निर्धारण करने जा रहे हैं उस समय नीच के न हो। अब यहां पर देखा जाए भावेश से युति या परस्पर संबंध, सातवें में लिखा हुआ है ना। तो अब देखिए आप लोगों के कुंडली में जो सप्तम भाव के जो भावेश बनते हैं उससे कोई ग्रह युक्त है साथ में या नहीं है? इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति युक्त हैं, तो हम लोग यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति लिख ले रहे हैं। आप लोग भी लिख लीजिए देवगुरु बृहस्पति एवं परस्पर संबंध। तो यहाँ पर बुध एवं चंद्रमा भावेश से सातवें बैठे हुए हैं एवं आमने सामने भी हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं? हमारी बात आप लोग शायद नहीं सुन पा रहे हैं। सर देख रहे हैं गुरुदेव। तो अब यहाँ पर उन ग्रहों को भी लिख लेंगे, बुध एवं चंद्रमा। आप लोगों ने भी अपनी अपनी सूची बना ली होगी। अब यह देखिए क्या इन्हीं ग्रहों में से किसी की महादशा, किसी की अंतरदशा चल रही थी आपके शादी के समय में या नहीं चल रहा था? गुरुजी, मेरी आवाज आ रही है? गुरुजी मेरे सातवें वार में जो, हाँ जी, जो मेरे सातवें वार में दो ग्रह बैठे थे उसी की दशा में शादी हुई है, तो मेरे में तो आसान ही है। हाँ अच्छा, तो ठीक है। तो जिस समय आपकी शादी हुई थी वह तारीख देखे कि कौन सी तारीख है, और उस तारीख का जरा गोचर आप निकालें, या आप तारीख बोले हम कर निकालते हैं। और जो जो ग्रह जितने हम लोगों ने सूत्र बनाए हैं वह कौन कौन से ग्रह आपके सूत्र लगते हैं, वह सभी ग्रहों का नाम बतलाएं, ताकि हम लोगों को और यह अध्ययन करने में थोड़ा सा और विश्वसनीयता बढ़े। गुरुजी एक्चुअली मैंने चार्ट बनाया नहीं है। गुरुजी मैंने चार्ट नहीं बनाया हुआ वो तारीख। अरे ठीक है, तो आप अपने शादी का तारीख बोले ना, उस समय का गोचर देख रहे हैं कि कौन सा है? हाँ जी, वहाँ वो थी 1 फरवरी 2000। 1 फरवरी 2000। हाँ जी। चलिए अच्छी है। किस लग्न की कुंडली थी? है धनु लगन की। धनु लगन की। 1 जनवरी, जनवरी में थोड़े शादी होता है 1 जनवरी को, वहां पे तो संक्रांति वाली बात ही नहीं है। 2-1 मैं गलती करके, मैं एक तो एक मतलब फरवरी नहीं था, एक फरवरी था, मैं गलती कर गया। 1 फरवरी, 1 फरवरी 2000। अच्छा 1 मैं फरवरी 2000।
हाँ चलिए जी। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। 1 फरवरी 2000, ठीक है। किस लग्न हाँ की जी। कुंडली है आपकी? धनु लगन की कुंडली है। धनु लग्न की है, अच्छी बात है। अब हम लोग इसको धनु लग्न बना लेते हैं। यहाँ पर 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। उस रोज, उस समय राहु देव जो थे कर्क राशि में थे, यानी कि राहु देव 12वें भाव में है। उस रोज की बात की जा रही है। अब इसके बाद में, हाँ, गुरु पांच अष्टम में आई ना चंद्रमा, अष्टम में आई कर। हाँ तो अष्टम भाव ही तो है। रुकिए, अब हम लोग इस कुंडली को यहाँ से हटाते हैं। पहले जब सीखना है तो सही ढंग से सीखे हम लोग। हाँ जी, वो आपने पूरा बोला था 12वें मिटाते हैं। भाव में, तो बोला। हाँ। गुरुजी मेरा निवेदन है, 2 कुंडली बना लीजिए। क्या है, आपस में कंफ्यूज हो जाते हैं, एक में ही होता है ना दोनों चीजें, गोचर और वो, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, अब अभी हो गोचर गया की ना। बना रहे ना गुरु जी, गोचर की बना रहे हैं। यहाँ पर आप जो अपनी कुंडली पर अपने अपने सूत्र लगाएं, अभी अध्ययन के लिए हम लोग या कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम धनु लग्न की कुंडली गोचर की बना रहे हैं। यहाँ 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। धनु लग्न की कुंडली हो गई। 9 नंबर, यानी लग्न में ही शुक्र एवं चंद्रमा थे। चंद्रमा थे, केतु दूसरे भाव में, केतु, बुध दूसरे भाव में, तीसरे भाव में मंगल, चौथे भाव में, हाँ, 12 नंबर की राशि में कोई नहीं, 1 नंबर की राशि में गुरुदेव एवं शनिदेव। गुरु शनि। 2 नंबर की राशि में कोई नहीं, 3 नंबर की राशि में कोई नहीं, 4 नंबर की राशि में राहु देव। हाँ। अब देखिए, सभी 4, 2, 9 हो गए। अब आपके ये सब हुए हैं, आपने जो बोला है अभी। गुरु जी आपकी आवाज कट गई, फिर से बोलिए। आपके भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं? मेरे वहां पे शनि केतु थे, और शनि केतु में शनि की दशा में शादी हुई है। 7वें भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए? गुरु जी शनि शनि केतु शनि बैठे केतु। थे। हाँ जी। अब यहाँ पर देखा है कि हमने जो कहा कि भावस्थ ग्रह, तो यहाँ पे शनि एवं केतु है, तो शनि केतु भी लिया जाएगा कि भावस्थ ग्रह, बैठे हुए ग्रह, भाव के स्वामी, भाव पर पड़ने वाले शुभ दृष्टि, इन्हीं समयों में शादी हुई। तो यहां से यह सूत्र बन के निकला। और उस समय गोचर में देखा जाए तो गोचर में शुभ दृष्टि भाव पर चंद्रमा एवं शुक्र का भी पड़ रहा है। भाव पर या भाव पर गोचर में लग भी शुभ दृष्टि है, भाव पर भी शुभ दृष्टि है। की दशाएं कौन कौन सी हुई? तो यह शनि एवं केतु जो हुए, शनि एवं केतु भाव में बैठे हुए हैं। भावेश भी उस वक्त नीच राशि में अपने नहीं है। आवेश भी उस वक्त अपने नीच राशि में नहीं है। देव जो हैं उस दिन 29-44 के हैं, यानी कि 30 अंशों के हैं। और सूर्य कितने अंशों? 18 अंशों के हैं।
यानी कि 12 अंशों का अंतर है। तो 12 अंश से तो थोड़े होते हैं, अस्त से बाहर हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? गुरुदेव क्या आवाज अगर कट नहीं रही भी है होते तो आपकी बुध बहुत। को गुरुजी आवाज आई नहीं पीछे मैं जो कह रहा बोला आपने ना। अब आवाज स्पष्ट है? अभी तक तो आ रही है। कहने का मतलब यह है कि बुध को वैसे अस्त दोष नहीं लगता, न के बराबर। या बुध देव उस रोज कितने अंशों के हैं? 30 अंशों के हैं, 29 44 है, यानी कि 30 अंश हो गए। जो भाव के स्वामी हैं 30 अंशों के आसपास में, 29 44 है। सूर्यदेव 18 अंशों के हैं, 12 अंशों का अंतर है। तो बुध देव 12 अंशों पर अस्त से बाहर हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं या अस्त होते हैं? बाहर हो जाते हैं जी। तो एक तो बाहर हो गए, या बुध देव अस्त भी होते हैं, तो न के बराबर इनको दोष लगता है। अस्त दोष बुध को नहीं लगता, कम लगता है, क्योंकि यह अभ्यस्त होते हैं। तो भाव के स्वामी भी उस रोज अस्त नहीं है, लग्नेश भी अस्त या नीच का नहीं है। यह भी सूत्र हो गया। चाहे बात विवाह की हो या नौकरी प्राप्ति की हो, तो यही सूत्र हम लोग दशम भाव पर ले लेंगे। अब यहां पर देखा जाए कि केवल घटनाओं के समय का ही नहीं, केवल इन्हीं सूत्रों को लगाकर हम लोग नहीं कह सकते कि आपकी शादी हो जाएगी, या नौकरी के लिए केवल इन्हीं सूत्रों को लगाकर नहीं कह देंगे कि आपकी नौकरी हो जाएगी। नौकरी के योग कुंडली में होने चाहिए, शादी के योग कुंडली में होने चाहिए, भाग्योदय के योग कुंडली में होने चाहिए। संतान की बात होगी तो संतान प्राप्ति के योग होने चाहिए। यदि योग हैं तो फिर पंच, यह जो सूत्र हम लोगों ने सप्तम भाव पर लगाया, यही सूत्र हम लोग पंचम भाव पर लगा देंगे। घर कब बनेगी? तो घर बनने के योग कुंडली में होने चाहिए, और वह कब तक बनने की संभावनाएं हैं? तो जो सूत्र हम लोगों ने अभी यहाँ पर अध्ययन किया, पढ़ा, वही सूत्र हम लोग यहाँ पर अप्लाई चौथे भाव को आधार मानकर लगाएंगे। अब बातें स्पष्ट हुई? जी। तो यह है घटनाओं के समय का आकलन हम लोग कैसे करें। आशा करते हैं कि इस प्रकार से इसको आप लोग नोट करें। और यह सूत्र कितने लागू होते हैं, यह सामान्य सी बात है, यह कॉमन सूत्र है। इस सूत्र के सहारे लगभग आधे से ज्यादा 60% से भी ज्यादा 80 या 70% का कहेंगे तो लग जाता है। और विशेष के लिए, पूरे एक्यूरेसी के लिए तो अध्ययन जीवन भर ज्योतिष विद्या करना पड़ता है, और भी कई बातें होती हैं। लेकिन यह जितने सूत्र हैं आप सभी लोग अपने अपने कुंडली पर भी लगाएंगे। अगल बगल पड़ोसियों की जब शादी हुई है, जिसकी कुंडली है और शादी का जो समय मिला है, या पड़ोसियों की कोई सी की पहचान की दोस्त की ही कुंडली हो, नौकरी लगा हो, तो किस तारीख को नौकरी लगी, उस समय ग्रहों की दशाओं क्या था, उस प्रकार से आप लोग प्रैक्टिस करें। जितना आप लोगों को एक्यूरेसी देखने को मिलेगी, फिर इसी प्रकार से परामर्श देने में आप लोगों को क्या होगा? आसानी आसानी होगी। होगी। प्रैक्टिस तो करने ही पड़ते हैं। अब इसके बाद में इस कक्षा को हम यहीं पे विषय वस्तु समाप्त करते हैं। और दूसरा है आज का विषय वस्तु कि अगर देव गुरु बृहस्पति नीच के होते हैं किसी भी भाव में, तो हम लोग उसका उपाय कैसे करें, यह दूसरा विषय वस्तु आज का है। इसीलिए इस विषय वस्तु के लिए आज का विषय वस्तु हमने छोटा लिया है, और संभवतः कल से लगभग हम भी अपने आप को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके बाद में यह हमने वह जो बेसिक वाली क्लास थी बंद कर दिया हमने, वह निःशुल्क वाली, और यह क्लास कम से कम
रेगुलर करके लघु पराशरी पुस्तक हम लोग समाप्त कर देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आगे दशहरा भी आने वाला है। दशहरा में शाम के 7 बजे हमें भी फुर्सत नहीं, आप लोगों को भी फुर्सत नहीं, क्योंकि पूजा पाठ का दिन आरती का वगैरह का चलता रहता है, मंदिर उंदिर जाना होना, वो तो सभी की बातें हो जाती है। होती है नहीं होती है? मुझे सितंबर के बाद 2-3 महीने मैं भी बिजी रहूंगा।